आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग अभी लुसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लुसेंट हिस्ट्री का 5 क्लास मैंने लिया है, आज ये 6ठा क्लास है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य जो है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था, लेकिन अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात जो भी अशोक के बाद के जो शासक हुए वो उतने मजबूत नहीं हुए। तो धीरे धीरे अशोक का साम्राज्य जो है वो मगध साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी और पश्चिमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग ने करके ये शुंग वंश की स्थापना की थी। दरअसल मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का जो बहुत अधिक प्रचार प्रसार होने के कारण उस समय ब्राह्मण जो थे वो क्षुब्ध थे, उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा लग रहा था। और पुष्यमित्र शुंग, जिन्हें ब्राह्मण ही माना जाता है, उन्होंने उनकी हत्या कर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। तो आइए हम लोग आज के इस क्लास में देखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोगों ने बताया था कि आप हिस्ट्री को भी साइंस की तरह पढ़िए। तो जैसे मान लीजिए कि यह हमारा देश का नक्शा है, अगर ये तो ये हो गया आपका, जगह कम है तो मान लीजिए कि ये क्षेत्र होता, और तो इस क्षेत्र में मगध का आपका साम्राज्य जो था वो यहाँ से लेकर के ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर के इधर का सारा क्षेत्र, इतना बड़ा साम्राज्य था आपका मगध का। लेकिन बाद के जो शासक हुए, और जो दूसरी बात है जो आक्रमणकारी आते गए, जिसके कारण कि साम्राज्य कमजोर होता गया और पूर्वी और पश्चिमी भाग में बट गया हुआ था। तो मौर्योत्तर युग में ये हुआ स्थिति कि 3 भाग में बट गया। एक भाग तो आपका जो यहाँ पर जो मगध का जो साम्राज्य था ये सिकुड़ कर यहाँ तक रह गया। दूसरा इधर जो है जो आक्रमणकारी आते गए और ये पश्चिमोत्तर भाग में इधर एक मतलब कि अपना साम्राज्य चलने लगा, और दक्षिण भारत में जो है वो एक अपना अलग साम्राज्य चलने लगा। तो 3 भागों में मौर्य काल के बाद जो है वो भारत, जो एकीकृत भारत था, वो 3 भागों में विभाजित हो गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 भागों में जो है वो उत्तरी भाग में जो मगध का ओरिजिनल जगह था मौर्य साम्राज्य का, उसमें जो है पुष्यमित्र शुंग ने वहां पर शुंग वंश की स्थापना की थी 185 BC में। अभी भी हम लोग बिफोर क्राइस्ट में चल रहे हैं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें उसको ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है उस समय के शासनकाल को। और उसे जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ में बौद्ध विरोधी भी कहा गया है, चूंकि मैंने बताया कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का विरोध किया, जबरन बौद्ध धर्म वाले को फिर हिंदू धर्म में वापस वो लाए, तो इसलिए बौद्ध धर्म ग्रंथ में उन्हें विरोधी भी कहा गया है। और ये शुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, राजधानी जो है विदिशा में स्थापित की। और शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ था देवभूति। ये शुंग वंश का अंतिम शासक हो गया देवभूति। अब देखिए, मैंने बताया था कि एक वंश आता है, कुछ दिनों तक शासन करता है, फिर उसके प्रतापी राजा होते हैं, वो संस्थापक होते हैं, कुछ और राजा होते हैं जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, और उसके बाद सबसे अंतिम राजा होता है, चाहे तो उसका सेनापति या अमात्य या कोई भी आदमी, फिर उसकी हत्या कर देता है, फिर नए वंश की स्थापना कर देता है। तो ये इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में हमेशा रखिए। तो ये जैसे शुंग वंश का अंतिम राजा हो गया देवभूति, अब इसकी हत्या करके ये जो है वासुदेव ने इसकी हत्या करके और ये कण्व वंश की स्थापना की। अब यहाँ से कण्व वंश चला गया। कण्व वंश का अंतिम राजा था, ये कण्व वंश की स्थापना हो गई थी 73 BC में, यानी कि 185 से लेकर 73 BC तक यहाँ पर शुंग वंश रहा। इसकी स्थापना किया था वासुदेव ने कण्व वंश की, और इसका अंतिम शासक था सुशर्मा। अब क्या हुआ, फिर सुशर्मा की हत्या कर दिया इसके ही ये सिमुक ने, ये सुशर्मा की हत्या कर दिया सिमुक ने, और सिमुक ने इसकी हत्या करके 60 ईस्वी में इसकी हत्या कर 60 BC में, अभी हम लोग बिफोर क्राइस्ट में चल रहे हैं। सिमुक ने इसकी हत्या करके, सुशर्मा की हत्या करके, और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश का राजधानी जो है प्रतिष्ठान में था, सातवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान में था। और सातवाहन वंश जो है वो क्या किया, ये सेतु का काम कर रहा है। किसके सेतु का काम कर रहा है, यानी कि ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है उसको हम लोग नक्शा से समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका भारत का मानचित्र है। अगर भारत के मानचित्र को देखा जाए तो ये हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो मगध साम्राज्य था
इसमें शुंग वंश और कर्ण वंश शासन कर रहे थे, और यहाँ पर जो है ये सातवाहन शासन कर रहे थे। तो सातवाहन जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर कर्ण वंश को हरा करके, और ये जो है इस दोनों जो कि पहले अलग था, मैंने कहा कि 3 भागों में समझिए कि विभाजित हो गया था, ये हो गया उत्तर पश्चिम भाग, ये उत्तर भाग और ये दक्षिण भाग, इस दोनों को जोड़ने का काम किया। क्योंकि सातवाहन का जो है ये मेन रूप से समझिए आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है सातवाहन का, और इसको जोड़ने का सेतु का काम किया कौन? सातवाहन शासकों ने। उसके बाद एक छोटा सा राजवंश यहाँ पर था, चेदी वंश। चेदी वंश मैंने आपको बताया था मौर्य काल में कि अशोक ने जो है वो उड़ीसा के पास जो कलिंग राज्य था वहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन अशोक के बाद में जो है मौर्योत्तर युग में वहाँ के लोगों ने फिर अपना जो है राज संगठित किया और चेदी वंश की स्थापना किया, जो कलिंग का क्षेत्र हो गया। और इसके प्रतापी राजा हुए खारबेल, जिन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। खारबेल बहुत ही प्रतापी राजा हुए, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। उसके बाद आ जाइए, ये तो हो गया कि उत्तरी भाग का हमने अभी पढ़ लिया। अब दूसरा भाग आते हैं उत्तर पश्चिमी भाग, यानी कि ये हो गया किसी भी नक्शा में ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ये भाग अब हम आते हैं कि इस भाग में क्या चल रहा था, उसके बाद इस भाग में चलेंगे। अभी हमने इस भाग को पढ़ा है। पीछे के बाद उत्तर पश्चिमी भाग में क्या हुआ था, यहाँ पर भारत पर जो है विदेशी आक्रमण बहुत अधिक हो रहा था। चूंकि मैंने बताया था कि ये जो खैबर दर्रा है, जैसे हिमालय के पर्वत और हिंदू कुश पर्वत के बीच में जो दर्रा है, उसी से होकर के विदेशी आक्रमणकारी आते गए, और यहाँ पर अक्सर जो है विदेशियों का, आक्रमणकारियों का ही शासन रहा इस भाग में, पश्चिमोत्तर भारत में। तो यहाँ पर विदेशी आक्रमण हमेशा आते रहे, और इसमें आक्रमण कौन कौन आए, जैसे हिंद यूनानी ग्रीक के जो थे, ये सबसे पहला आक्रमणकारी थे भारत पर आने वाले, जिसके कि डेमीट्रियस, ये पहला आक्रमणकारी माने जाते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले, डेमीट्रियस। और डेमीट्रियस जो है इन्होंने सिंध और पंजाब प्रांत पर, यानी कि इस प्रांत पर, पंजाब और सिंध के प्रांत पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद विदेशी शासकों में हिंद यूनानी आए, इन्होंने राज्य स्थापित किया पंजाब और सिंध के प्रांत में। अब इसको हरा करके फिर कौन आ जाएगा, शक आ जाएगा। इतिहास यही बात को दोहराता है बार बार कि एक राजवंश शासन कर रहा था, फिर उसको हरा करके दूसरा स्थापित किया, फिर वो कुछ दिन शासन किया, फिर उसको हरा कर तीसरा राज किया, फिर हिंदी यूनानी को हरा करके शक ने यहाँ पर जो है राज स्थापित किया। शक कौन थे, ये मध्य एशिया के लोग थे, मध्य एशिया से आए हुए थे। इन्होंने भारत में 5 शाखा में जगह जगह फैल गया, और ये भारत और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, ये भारत का कुछ क्षेत्र और यहाँ पर ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ये शक इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। फिर शक को कौन हरा दिया, शक को हराया पहलव। अब उन्होंने पहलव शक को हरा करके फिर ये अपना राजवंश का यहाँ पर स्थापित किया। और ये कहाँ से आए हुए थे, ये ईरान से आए हुए थे। पहलव लोग जो है वो ईरान से आए हुए थे, और पाकिस्तान और पंजाब के प्रांत पर जो है इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया पहलव ने। अब फिर पहलव को कौन हराया, पहलव को हराया कुषाण ने। कुषाण वंश आकर के पहलव वंश को खत्म कर दिया। तो ये जो मतलब विदेशी आक्रमण आते गए, आक्रमणकारी, और उसको पीछे वाला दूसरा फिर हरा करके नया राजा, जैसे पहले हिंद यूनानी थे उसको हराया शक ने, शक को हराया पहलव ने, और पहलव को हराया कुषाण ने। कुषाण ने हरा करके अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, 2 जगह, एक पेशावर हो गया और फिर मथुरा हो गया। और ये जो है कुषाण वंश का साम्राज्य भी बहुत अधिक फैल गया हुआ था, समझिए इतना बड़ा क्षेत्र में कुषाण का साम्राज्य फैल गया हुआ था। और इसी के शासनकाल में ये कुषाण वंश का इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और चौथी बौद्ध संगति हुई, और इसके कुषाण वंश के अंतिम शासक थे वासुदेव। और वासुदेव जो है वो यहाँ पर कुषाण वंश का अंतिम शासक था। फिर हम लोग इस शासन के बाद चले आते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत में। उसी समय में मैंने बताया था कि यहाँ पर ये सातवाहन वंश था जिन्होंने सेतु का काम किया था। और भी साम्राज्य थे यहाँ पर, चेर थे, पांडे थे, संगम युग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है तीनों भाग में अलग अलग बैठे हुए थे। ये दक्षिण भारत को हम स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे, इसके बारे में, दक्षिण भारत के बारे में अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा भारत एक संपूर्ण साम्राज्य था मगध के समय में, एकीकृत भारत का, आपको ध्यान होगा कि मगध जो है वो समझिए कि संपूर्ण भारत को, चाणक्य को यही चिंता था कि हमारा भारत एकीकृत रहे, इसलिए वो घनानंद के पास गया था कि भाई जो है विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे। उन्होंने बात नहीं माना और धीरे धीरे जो विदेशी आक्रमणकारी आते चले गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत पूरा एकीकृत रहा। उसके बाद गुप्त वंश के समय में, इसके बाद इस सारे जो छोटे छोटे राज्य जो बट गए थे, उसके बाद फिर गुप्त नया साम्राज्य जो है गुप्त वंश का उदय हुआ। और इस गुप्त वंश ने पूरे भारत को फिर एक बार एकीकृत करने का कार्य किया।
और भारत की जो पहले की गरिमा थी, मौर्य साम्राज्य में जितना बड़ा साम्राज्य था उसी हिसाब से, लगभग उतना तो नहीं लेकिन फिर उसी हिसाब से, और इस गुप्त वंश को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और इन्होंने उसको स्थापना की। एकीकृत करने का फिर काम जो है आपको हर्षवर्धन ने भी किया था, और बाद में मुगल काल और सब जो है हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, और गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मैंने एक कहानी की तरह आपको दिमाग में बैठा दिया है। अब इसका डिटेल अध्ययन कि किस राजा ने क्या कहा, किसे क्या कहा था, जिससे कि ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, उसको हम लोग लुसेंट किताब से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम गुप्त वंश पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अशोक के 7 स्तंभ लेखों में पहला स्तंभ लेख जो है वो प्रयाग स्तंभ लेख है। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर पहले था प्रयाग स्तंभ लेख जो कौशाम्बी में स्थित था, और अकबर इसको जो है वह इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। दिल्ली का टोपरा अभिलेख, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया। यानी अशोक ने जहाँ जहाँ स्तंभ लेख पहले लिखा उसका जगह अलग था, और फिर बाद के शासकों को द्वारा उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाई गई। प्रांत और उसकी राजधानी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इसका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी था, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणापंथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, और प्राची यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। उसके बाद आ जाइए रामपुरवा अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज, ये चंपारण जो है बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। सही बात है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। मैंने बताया कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है, ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। तो इसमें पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा सबसे लंबा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, वनडे एग्जाम के लिए। उसके बाद है कि पृथक शिलालेख में यह घोषणा किया गया था, प्रथम पृथक शिलालेख में, कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यहाँ कहाँ घोषणा की गई थी, ये घोषणा की गई थी प्रथम पृथक शिलालेख में। अशोक का सारे कुना यानी कि कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में लिखा हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र काफ़ी जांचा परखा जाता है, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। उपधा परीक्षण क्या हो गया कि साम्राज्य में मुख्यमंत्री या पुरोहित जो भी नियुक्त होंगे उसके जो है चरित्र को जांचा परखा जाता है, उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी मंत्री परिषद में। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख किया गया है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। ठीक है, इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर जो है जैसे जिससे कि अभी भी लोग कहता है गुप्तचर, उसको किसको कहा गया है, जासूस को कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ यानी कौन कौन से थे, मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, पुरोहित हो गया, धर्म और दान विभाग का प्रधान हो गया, सेनापति। जैसे अभी हम लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखते हैं कि विभिन्न विभाग है, उसी तरह से उस समय के विभिन्न विभाग थे। सेनापति जो था वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज वो राजा का पुत्र होता था। दैवारिक ये क्या होते थे, तो राजकीय द्वार रक्षक होते थे। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होता है। ये भी बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि आय का संग्रहकर्ता को क्या कहते हैं, समाहर्ता। और सन्निधाता किसे कहते हैं, राजकीय कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष को कहा जाता था। प्रदेष्ठी कमिश्नर को कहा जाता था। और पौर जो है वह नगर का कोतवाल को कहा जाता है। देखिए महापौर जो हम लोग सुन रहे हुए हैं, ये सब शब्दावली उसी समय से चलती हुई आ रही है। व्यवहारिक
ये प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष को कहा जाता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कहा जाता था। मंत्रिपरिषद हो गया अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला को दंडपाल कहा जाता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक को कहा जाता था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को कहा जाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जैसे अभी गांव में मुखिया होते हैं, उसमें उस तरह से 10 गांव का जो संभालता था प्रशासन, उसको गोप कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बेचने वाले को और इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता, यानी कि जो कर की चोरी करेगा उसको मृत्युदंड का सजा दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमी मार्ग निर्माण अधिकारी का था। एग्रोनोमी जो था वो मार्ग निर्माण अधिकारी का था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी यानी अश्वारोही मतलब घोड़सवार थे, वह 8,000 रथ थे। यानी कि इतनी बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तभी तो पूरे संपूर्ण भारत पर जो है वो उसका आधिपत्य बना हुआ था। संपूर्ण भारत ही नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी बहुत सारा क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन में था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। मैंने बताया था कि 305 ईस्वी में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो वहाँ पर जो सिकंदर जो जब यहाँ से चले गए थे तो सेल्यूकस को उधर का जो है वो क्षेत्र सौंप करके चले गए थे, तो वहाँ पर ये आक्रमण किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला नायक कहलाता था। और बीच में ये एक चीज़ आ गया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य। समिति क्या है, उसके कार्य क्या है। प्रथम उद्योग एवं शिल्प का निरीक्षण करना हो गया। द्वितीय हो गया विदेशियों के देखरेख। तीसरा हो गया जन्म मरण का विवरण करना, जो प्रशासनिक समिति थी। और चतुर्थ हो गया व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम हो गया निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ हो गया बिक्री कर वसूल करना। ठीक है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सही बात है। पिलना नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। सब में ये अलग अलग कंट्राडिक्शन है, सबका अपना डाटा आंकड़ा है, परंतु मतलब कहने का यही है कि हर राजा के पास एक विशाल, चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, चाहे घुड़सवारी का हो, हाथी का हो या पैदल सैनिक का हो। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय और 6 सदस्यीय समिति करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। देखो 2 तरह गुप्तचर होते थे। एक तो एक ही जगह पर रह करके काम करने वाले को, जो वहाँ पर किसी क्षेत्र में गया उसी क्षेत्र में उसको छोड़ दिया गया, उसको संस्था कहते थे। और कुछ गुप्तचर जो है घूम घूम करके सूचना एकत्रित करते थे, तो जो एक ही जगह पर रह जाते थे उसको संस्था कहा जाता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले को संचार कहा जाता था। संचार का माध्यम मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, तो इसको संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। और एक चीज़ बीच में ये दिया हुआ है, ये देख लीजिए। सैन्य समिति, अभी तो हम लोग प्रशासनिक समिति की देखे थे, अब सैन्य समिति और उसके क्या कार्य थे। तो समिति देखिए, ये 6 समिति था। प्रथम हो गया जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय हो गया यातायात और रसद की व्यवस्था करना। तृतीय हो गया पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ हो गया अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करना। पंचम हो गया गज सेना की देखरेख करना। और छठा हो गया रथ सेना की देखरेख करना। अशोक के समय में जय प्रदीप न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है कि सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। मतलब जो कि मेगास्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने यहाँ के समाज के बारे में जो वर्णन किया है उसमें से 7 भागों में उन्होंने बांटा है। जैसे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद।
स्वतंत्र वेश्यावृत्ति की अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है। मैंने कहा ना कि लुसेंट में जो भी रेड कलम से हाईलाइटेड किया हुआ उसको आप जरूरी देखिए, उसके अलावा भी जो आपको लगे उसको ऐसे करके हाईलाइटेड करके रखिए। और जब आप पढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में जिस चीज़ को नहीं समझ में आता, नहीं याद रहता, उसको जो है इस तरह से डॉट बना दीजिए। और जब मतलब कि पढ़ेंगे तब हम जो है फिर उसको देखेंगे डॉट वाला कौन कौन सा प्रश्न है जो कि हमको नहीं समझ में आया है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ये भी देखिए, नंद वंश को मतलब जब घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उस समय में कश्मीर के राजा प्रवर्तक से भी उन्होंने सहायता लिया था। मौर्य वंश शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। ये सब कंट्राडिक्शन है, लेकिन हमें जो मेन राजा है उसी को लेकर के चलना है। दो तरह के छात्र होते हैं, एक तो जो है खोजते रहेंगे कि ये यहाँ ये है सर, वहाँ वो है, वो उस चीज़ में हमको नहीं पढ़ना है, चूंकि वनडे एग्जाम है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए परीक्षा पास करने का। विद्वान बनने के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो हम पीएचडी करें और इस क्षेत्र में जो है इतिहास में स्पेशल जो है इन्वेस्टिगेशन करें, वो अलग बात है, लेकिन हमारा फिलहाल लक्ष्य है परीक्षा पास करने का। अगला पॉइंट है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, जिन्हें जैसा मैंने कि आपको बताया, और इनकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईस्वी में कर दी और मगध के पर जो है शुंग वंश की नींव डाल दी थी। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्रा में था। ये एक बीच में आ गया है नोट्स टाइप का, ठीक है। अब आइए, दरअसल मैंने आपको कहानी की तरह समझा ही दिया था, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो दरअसल पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण थे, चूंकि बौद्ध का जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ते जा रहा था, तो फिर ब्राह्मणों में क्षुब्ध आ गया था उसके प्रति। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं ब्राह्मण साम्राज्य को, शुंग वंश और कर्ण राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। और शुंग वंश की राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, सही बात है। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया, सही बात। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ये सब याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछेगा कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। 4 को ऑप्शन दे देगा, 4 राजा का नाम दे देगा, उसमें आपको लिखना है। तो ये ध्यान रखना है किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, और देवभूति की हत्या जो है 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दिया और मगध की गद्दी पर जो है कर्ण वंश की स्थापना की। मैंने बताया कि इतिहास का ये नियम रहा है कि एक राजा होगा, फिर कुछ दिन चलेगा उसका शासक, उसके बाद उसका अंतिम शासक होगा, उसका हत्या कोई कर देगा, चाहे तो उसका सेनापति या अमात्य, और फिर जो है दूसरे राजा गद्दी पर बैठता है और दूसरा वंश की स्थापना करता है। उसके बाद आया कर्ण वंश का अंतिम शासन हुआ। कर्ण वंश का अंतिम शासक हुआ सुशर्मा। और ये क्या कहते हैं, कर्ण वंश का जो है उसके बाद सिमुक ने, सातवाहन वंश में आ जाए, सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। सातवाहन या आंध्र प्रदेश आंध्र वंश जिसको कहा जाता है, शासकों में राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित थी। प्रतिष्ठान जो है वो आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसी यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि हाल और गुणाढ्य जो है किसके शासनकाल में थे, तो सातवाहन शासनकाल में थे। हाल ने गाथा सप्तमी में, गुणाढ्य ने बृहद कथा के नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटल और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासक अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन के समय में सर्वाधिक शीशे के होते थे, ये याद रखिएगा, शीशा का सिक्का चलाया था ये लोग। ब्राह्मणों को भूमि दान अनुदान करने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया था। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है। भूमिदान का सर्वाधिक प्राचीन पुरातत्वीय प्रमाण जो है शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों के राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि उसका ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है, ये भी ध्यान रखें, मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। और उसके राजाओं के नाम उसकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गया, वशिष्ठ पुत्र हो गया। लेकिन सातवाहन राजकुल सातवाहन जो है राजकुल था पितृतंत्रात्मक, यानी कि राजा के बेटा ही राजा होता था, लेकिन नाम जो है देखिए मातृसत्तात्मक, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, इस तरह से नाम था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम
गौलमिक को सौंपा था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक होते थे। पैदल सैनिक 45 को होता था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण, ये भी बहुत बार पूछता है, ये सब याद रखिएगा। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अरावती का कला का विकास, सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथी के स्वामी कहे जाते हैं। ये भी दक्षिण का भी स्वामी कह चुके, ये शासन जो है ये दक्षिण भारत में ही था। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, ये मैंने बताया था आपको। चेदी राजवंश, ये कलिंग का क्षेत्र जो कि अशोक के मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ है, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से, ये भी पूछा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलती है। और खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी की गुफा का निर्माण कराया हुआ था, ये भी याद रखिएगा, उदयगिरी की गुफा के पहाड़ी का निर्माण कराया था। अब आइए हम लोग आते हैं भारत के यवन राज्य। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी अधिकारियों का क्रम देखिए किस तरह से है, मैंने बताया भी आपको। पहले हिंद यूनानी आए, ग्रीक वाले, फिर शक आए, फिर पहलव आए और फिर कुषाण आए, इस तरह से उसका आने का कालक्रम है। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व एंटियोकस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं के क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डिमिट्रियस, मिनांडर भी बहुत ये जो है पॉपुलर हुआ था, और यूक्रेटस और एंटी अलिकिडिस और हार्मिक्स ने। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला शासक कौन था? देखिए, आक्रमण शासक था डेमिट्रियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा था आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया के शासक? तो था डेमिट्रियस जो है भारत पर पहला आक्रमण किया था। और इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत सारे भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियन यूनानी कहा जाता है, ये भी देख लीजिए, साकल को राजधानी बनाया था और इसी को जो है हिंद यूनानी या बैक्ट्रियन यूनानी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्राचीन ये विख्यात हुआ था, मैंने बताया है कि मिनांडर जो है बहुत अधिक पॉपुलर हुआ था। इसकी राजधानी जो है साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट जिसको बोलते हैं, शिक्षा का मुख्य केंद्र भी था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये भी पूछ सकता है कि जैसे मिनांडर किस धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न जो है एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में अनुग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। और मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न में जो है ये पूछा जाता है इसमें कि नागसेन द्वारा दिए गए उस मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है। किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इस मिलिंद पन्हो में संग्रहित है। ठीक है, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सिक्के जारी किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने सिक्के जारी किए। यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गंधार कला एक उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास का योगदान भी दिया था। ये भी देख लीजिए, नाट्य कला का विकास यूनानियों के समय से ही है। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन है तथा इसके लिए वह यवनिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए शक जो है यूनानी के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में फैली हुई थी। पहली शाखा थी आपका अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी उसका तक्षशिला था, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत और 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मो था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ इसलिए इसका प्रचलित नाम नहीं है, ये प्रथम शक राजा था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बता देना हम मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज के लिए भारत में आए हुए थे। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खरीद दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी देख लीजिए,
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में नया शक संवत यानी कि विक्रम संवत, देखिए दो तरह का संवत है, विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हो। उस समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। बाद में बहुत सारे राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया। अच्छा, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में अब तक 14 पहुंच चुकी है। ये देखिए 14 आदमी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाला शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस तरह से कि रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है, तो शक से था, जिसका शासन जो है 130 से 150 ईस्वी में गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्माण किया था उसका जीर्णोद्धार करवाया। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने कराया था, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था। रुद्रदामन जो है वो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में अल्वा अभिलेख जारी किया था। ठीक है, इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में, देखिए सबसे पहले जो है गिरनार अभिलेख, ये लंबा अभिलेख जारी किया हुआ था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे, क्षत्रप कहते थे। अच्छा, उसके बाद आज ये शक के बाद आ जाएगा पार्थियन या जिसको पहलव कहते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो कॉन्फिडेंस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोग का मूल स्थान ईरान था। ये भी पूछ सकता है इसका मूल स्थान कहाँ पर था, तो ईरान पर था। ठीक है। अच्छा, कुषाण जो है वह पहलव के बाद कुषाण आए थे। ये यूची एवं तोखरी भी कहलाए, यूची और तोखरी भी कहलाए हुए थे। यूची नामक एक कबीला जो है 5 कुलों में बटा हुआ, तो उनमें से एक क्या थे, कुषाण थे। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। कुषाण वंश के संस्थापक कुदुल कफिसेस, ये भी ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुदुल कफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हो गया। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। अच्छा, कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी, मैंने बताया था आपको, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था जो शक संवत के नाम से चला था। देखिए, एक हम लोगों ने विक्रम संवत देखा और यह है शक संवत, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब 4वीं शताब्दी की बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन कश्मीर में हुई और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म जैसे 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में बाद में, तो ये महायान संप्रदाय से संबंधित थे। चीनी जनरल पेन जाओ ने कनिष्क को हराया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट है। देख लीजिए कुषाण के समय का। कुषाणों ने सोने को सर्वाधिक शुद्ध सोने जारी किए। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। यहाँ पर शुद्ध का बात है, सर्वाधिक अधिक संख्या में नहीं है, शुद्ध की बात है। कुषाणों ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी भी किया था। कुषाण का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ये भी बहुत बार पूछा जाता कि चरक जो है वो किसके दरबार में था, और ये चरक संहिता की रचना किसने की थी, तो चरक ने की थी। महाविभाष सूत्र की रचनाकार जो है वो वसुमित्र है, और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश किसे कहा जाता है, महाविभाष सूत्र को कहा जाता है। इसकी रचना किसने की, विश्वामित्र ने की थी। उसके बाद आ जाइए, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, बुद्धचरित को कहा जाता है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार में थे, विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। अभी हम लोग आ गए हैं ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी, चीनियों से लिया था। ये देवपुत्र का चीनियों से उपाधि लिया था। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा जो है वो संग्रहालय में कृष्णकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। पूछ सकता है कि तक्षशिला में किस शैली अधिक विकसित है, तो गांधार कला के लिए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे।
रेशम मार्ग पर कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों का सुरक्षा का प्रबंधन था और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशम मार्ग का निर्माण किसने करवाया, आरंभ किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण हुआ।